वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटॉन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के साइंस में हम चैप्टर 3 में जो है एटम और मॉलिक्यूल्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर परमाणु और अणु की बात करेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे कि ये परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। एक तो सामान्य परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे परमाणु और अणु का, इसका थोड़ा इतिहास देखेंगे और लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोग का नियम क्या है। और उसके अलावा परमाणु थ्योरी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर समझेंगे कि परमाणु क्या होता है, आयंस क्या होते हैं और केमिकल फार्मूला क्या होता है। उसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास और एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। तो ये एक पूरा चैप्टर है जिस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आप कह सकते हैं अगर आप 9th में अभी इसको पढ़ रहे हैं तो आप साइंस स्ट्रीम की तरफ एक नींव रखने वाले हैं, है ना। तो यही सारा चीज़ आप डिटेल से पढ़ेंगे 11th में। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे ताकि अगर आप इन फ्यूचर आगे जा करके अगर साइंस स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, एक बेस्ट फाउंडेशन आपके लिए तैयार यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा बेहतर तरीके से, इतना इजी टर्म्स में हो सकता है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे 2 अलग अलग भागों में मैं आपके सामने रखूँ। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा मोटो ही है, हम जो है किसी भी चीज़ को आसानी से सीखने में फोकस करते हैं, है ना। केवल पढ़ना ही हमारा मकसद नहीं है, हम उसको सीखना चाहेंगे, क्योंकि साइंस जो है सीखने का नाम है ना। पढ़ना है तो आप सीख नहीं पाओगे, इसको आपको सीखना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आप साइंस को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डील करेंगे, यहाँ पर मैं इसे टिक भी लगा देता हूँ। ठीक है, हम इस यहाँ पर डील करेंगे इसको चलिए। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आई होप आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर दे रखा है। उस पर मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था कि मैटर क्या होता है ना। मैटर जो है क्या होता है, मैटर क्या होता है ना, पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जो जिसका एक प्रॉपर द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वो क्या है, मैटर है। तो मैटर या जो सब्सटेंस है ना, वो किससे मिलके बना होता है, तो मैटर भाई बेसिकली एक कंपाउंड है ना। क्या होगा, कंपाउंड होगा या फिर मिक्सचर होंगे, है ना। अब ये कंपाउंड जो है क्या हो सकता है, एलिमेंट होंगे। क्या होगा, एलिमेंट होगा। एलिमेंट किस क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, और ये एटम हो सकता है। ठीक है, तो एक अगर हम चेन की बात करें, है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई पदार्थ जो होता है ना, जो पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ होता है। ये जैसा पदार्थ है एक छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ होगा, तो वो जो कण होते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, और एटम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, एटम्स होंगे। मैंने इसको लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी मैं उतना डिटेल आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम इसको अच्छे से डिटेल से देख चुके हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ पर एक ब्रीफ टाइप का बता देता हूँ कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो और डिवाइड नहीं हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर which is not divided further। ठीक है, we can not divide further। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हीं से एटम से मिलके बने होते हैं। मिनिमम 2 or more than 2 atoms bind together and form a molecules। उसके बाद एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट जो है एक ही तरीके के जो है एटम से मिलके बने होते हैं, उसमें सारे प्रॉपर्टीज एक ही जैसे होते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एलिमेंट सच एस हाइड्रोजन, है ना, सोडियम,
कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो ये एक तरह का प्योर कंपोनेंट होते हैं, है ना, जो क्या होता है दो या दो से अधिक तरीके के एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं और ये प्योर टाइप के होते हैं। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो जो उसके एलिमेंट होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है। देन उससे क्या बनता है, एक पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। अब हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले जो है एटम की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से और देखेंगे। आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये केवल 9th के लिए नहीं है ना, मैं जो अभी बता रहा हूँ ये केवल 9th क्लास के लिए नहीं है। 11th 12th वाले बच्चे या इवन उसके हायर क्लास वाले जिनको अपना फाउंडेशन का अच्छा से मजबूत करना है, उनके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर हो सकता है, क्योंकि मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ जो आप हायर क्लास में उसको अभी नहीं पढ़ते हैं। हालांकि आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम भूल चुके होते हैं, है ना। तो उसको मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझें, एक बार देखें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग की मैं बात करता हूँ तो ईसा पूर्व की बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व, है ना, 500 ईसा पूर्व जो है भारत में ही, हमारे देश में, है ना, एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि कश्यप, है ना, ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ये क्या करते थे, इन्होंने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं, है ना, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कोई पदार्थ है वो किससे मिलके बना हुआ होता है। उन्होंने थोड़ा सा सोचा इस बारे में और देखा कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ते गए, है ना, तोड़े, फिर पाया कि एक ऐसा स्टेज आया कि उसे और बारीक नहीं किया जा सका, उसे और तोड़ा नहीं जा सका। तो अब उस कंडीशन को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कण नाम दिया। क्या नाम दिया था, कण नाम दिया, ठीक है। ऋषि कश्यप ने क्या किया, कण नाम दिया। बाद में उन्होंने देखा कि अब चूंकि ये ऋषि थे तो ये कहीं ना कहीं उसको अध्यात्म की तरफ लेके जाते थे, तो इन्होंने क्या करा, ये जो कण है उसको अंतिम और आखिरी पार्टिकल्स बोला, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे और तोड़ नहीं सकते, है ना। तो यही कण है वो शाश्वत सत्य है माना, है ना, कण को ही क्या माना, शाश्वत सत्य माना। तो बाद में उन्होंने बोला कि जीवन का जो सार है कहाँ पर है, इन्हीं कणों पर निहित है, ठीक है। तो वो क्या करने लगे, फिर इसी कण को अपने भोजन के रूप में क्या करते थे, ग्रहण करते थे, स्मॉल पार्टिकल्स को ही कण के रूप में लेने लगे। तो उसी कण के आधार पर लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया, कणाद, ठीक है। तब से हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, महर्षि कणाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, महर्षि कणाद के नाम से जानते हैं। फिर बाद में महर्षि कणाद ने तो ये बता दिया कि स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, किसी मैटर का, वो क्या कहलाता है, कण कहलाते हैं, है ना। फिर अगुदा कात्यामा, है ना, इन्होंने भी ये बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए होते हैं, वो जो है अविभाजित होते हैं, है ना, और ये जो द्रव अलग अलग रूप में बनते हैं, मतलब जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अलग अलग पदार्थों से मिलके बने हुए होते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर बाद में डेमोक्रिट्स, है ना, डेमोक्रिट्स, उसके बाद लुसिपियस, डेमोक्रिस, लुसिपस, है ना, लुसिपस इन्होंने भी बताया, है ना, कि जो पदार्थ होते हैं, जो कण होते हैं यानी परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इस तरीके से और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत रखे परमाणु के संदर्भ में, है ना, परमाणु के बारे में। और फाइनली बाद में 18th सेंचुरी में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट या ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, इन्होंने अपना एक फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट किया, जिसे हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, है ना, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ हिस्ट्री था
परमाणु के संदर्भ में, परमाणु के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो परमाणु हैं, है ना, जो कण होते हैं वो आपस में मिलते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी कैसे मिलते हैं, तो उसी के आधार पर उन्होंने एक बाद में एक नियम बनाया गया जिसे हम लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो 9th का सिलेबस है इसमें हम 2 नियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पर हम 2 नियम के बारे में देखेंगे। वैसे बेसिकली अगर हम देखें, अगर आप हायर क्लास में जाओगे, ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरा होता है डेफिनिट, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है आपका पहला जो नियम हो जाएगा वो होगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, मल्टीप्लिकेशन वाला जो है ना, गुणित अनुपात का नियम, मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शनल जो मास है, लॉ है, वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, बेसिकली अगर देखेंगे तो सीबीएसई में अगर हम देखते हैं तो ये जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको एलिमिनेट करके यहाँ पर एवोगैड्रो का नियम पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जो 5वां नियम है वो गैसों के लिए है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 जो नियम है वो ठोस के लिए है, ठोस या द्रव के लिए। और जो 5वां नियम है वो है गैलुशाक का नियम, जो गैसों के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप क्लास 11th में जाकर के पढ़ेंगे इन 5 नियम के बारे में, लेकिन हम अभी 9th के क्लास के बारे में देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर केवल 2 नियम के बारे में पढ़ेंगे। एक नियम है आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ, इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना दिया है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 जो है नियम के बारे में देखेंगे, बाकी सारे नियम आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है, ये सबसे पहले प्रपोज किया था एक फ्रेंच केमिस्ट हैं एंटोनी लुवेजियर ने, इसे 1774 में इन्होंने बताया। ठीक है, ये कुछ ऐसा था कि एंटोनी लुवेजियर ने ये नियम देने से पहले, इसके पहले भी माइकल लोमोनोशे करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसे फ्लोगिस्टन थ्योरी कहा गया, है ना। क्या कहा गया? फ्लोगिस्टन थ्योरी। फ्लोगिस्टन थ्योरी कहा गया। ये थ्योरी में भी कुछ इसी तरीके का था कि पदार्थ को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बट इन्होंने उसे प्रूफ नहीं कर पाया। बाद में एंटोनी लुवेजियर ने इसको बताया। उन्होंने ये बोला कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होता है, उसका केवल अवस्था परिवर्तन होता है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर एक उसको अगर दूसरे शब्द में कहें तो एनी केमिकल प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम, किसी बंद तंत्र में किसी केमिकल रिएक्शन को कराया जाता है तो मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्पाद है, यानी कि उत्पाद का जो मास है जो बनेगा, वो जो है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक के मास के इक्वल ही होता है। मतलब अभिकारकों का जो मास होगा वो बनने वाले उत्पाद के मास के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, कार्बन है और ऑक्सीजन है ना, ये दोनों चीज़ें आपस में मिले और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, है ना। क्या बन गया ये? कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके केस में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर 2 है इसलिए 16 दूनी 32 हो गया। और इन तीनों को मिलाकर के 12 और 32 ये हो गया
44। तो इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो कितना होता है, 44 होता है। और यहाँ पर भी क्या हो गया, 44 कार्बन और ऑक्सीजन, ये ओवरऑल। तो दोनों तरफ यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ मास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये पहला नियम था, इसी को वेरीफाई किया। ठीक है, एक साइंटिस्ट है लैंडोल करके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसे लैंडोल का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, पहले हम पहले रूल्स को देख लेते हैं, फिर मैं आपको सेकंड नियम को समझाऊंगा। पहले नियम को आप यहाँ पर देखें तो पहला जो रूल था वो लैंडोल्ड का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, इसे समझाने की कोशिश किया। उन्होंने एक एच शेप्ड ट्यूब लिया जिसे लैंडोल्ड ट्यूब के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, लैंडोल्ट ट्यूब। एच शेप्ड ट्यूब है, ये चारों तरफ से क्लोज है, बट यहाँ पर जो दोनों ट्यूब हैं आपस में जुड़े हुए हैं जिससे एच शेप्ड का यहाँ पर ट्यूब फॉर्मेशन होता है। एक ट्यूब में उन्होंने क्या किया, HCl लिया, दूसरे ट्यूब में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। ठीक है, अब दोनों को लिया, फिर बाद में क्या किया, इन दोनों ट्यूब्स को सेक करा और उसको पलट दिया। ठीक है, या पलट दिया तो पलटने से क्या होगा, ये लिक्विड जो है इधर जाएगा और ये लिक्विड जो है इधर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मिलने से फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप के रूप में नीचे मिल गया, है ना, और सोडियम नाइट्रेट हमें अलग मिला। सिमिलरली दोनों ट्यूब में ऐसा ही हुआ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, सोडियम, है ना, और ये तो यहाँ पर जो है सिल्वर के साथ में क्लोराइड का रिएक्शन हो गया जिससे क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बना। ठीक है, और सोडियम और नाइट्रेट ये दोनों मिले जिससे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसके हम वेट की बात करते हैं तो उस केस में यहाँ पर इनका जो वेट है वो इक्वल होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसके मास को। ठीक है, सोडियम का कितना होता है भाई, 23। ठीक है, कितना होता है, 23। सोडियम का मास कितना होता है, 23। सोडियम का मास 23 है। क्लोरीन का 35 है ना, ये हो गया, प्लस सिल्वर का क्या होता है 47 है, तो ये हो जाएगा 107, राइट। पॉइंट में कुछ होता है लेकिन हमने एक एवरेज ले लेते हैं 107। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का होता है 16 और ये हो गया 3। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 3 8 और ये हो गया 5 58। ठीक है, ये हो गया 107 और ये हो गया 14 और ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो हम इसको जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 227, राइट। तो हमें यहाँ पर अभिकारक की तरफ कितना मिल गया, इसका जो मास है वो हो गया 227। सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं तो इसमें भी वही होगा, तो इसका भी मास कितना हो जाएगा, 227 आएगा। आप लोग इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम का आपका 23 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 3 है, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, ये 107 और ये 35। तो ओवरऑल दोनों तरफ ही क्या हो रहा है, 227 आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद में दोनों का मास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो लैंडोल्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया और ये वेरीफाई हुआ कि जो लॉ ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, वो एकदम सही था। तो यहाँ पर उसी का वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि क्या रिजल्ट आया, इसका आउटपुट क्या निकल के आया। देखो सारी चीज़ जो मैंने अभी बताया वो इसमें मेंशन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मेन चीज़ें हैं दोनों तरफ, है ना, रिएक्शन के पहले। ठीक है, अभिक्रिया है, रिएक्शन के पहले का यहाँ पर जो मास था 227। ठीक है, वेट दोनों को हमने वेट कर लिया था, तो रिएक्शन के पहले का और रिएक्शन के बाद का दोनों ही क्या हो रहे हैं, इक्वल, 227 और ये 227 हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो यहाँ पर जो मास है ना, वो क्या हो रहे हैं, बराबर है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि दोनों ही कंडीशन में चाहे अभिक्रिया कैसी हो ना प्रोडक्ट भले ही चेंज हो जाए लेकिन उनका मास क्या होता है, इक्वल ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो रूल है ना, दूसरा जो नियम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, इसके बारे में सबसे पहले प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था लुइस फ्रॉस्ट ने, है ना, 1799 में। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम रेशियो।
कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनसे बनने वाला जो पदार्थ होता है या जो यौगिक होते हैं उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। यानी कि जो भी पदार्थ जैसे जुड़ेगा तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक निश्चित रेशियो में होगा। एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर वाटर का ले लेता हूँ, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, वाटर है तो 2 हाइड्रोजन है और ये 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, है ना। तो इनका रेशियो अगर मैं कहूँ तो उस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो इनका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। जैसे ये एक है और ये एक है, एक एक अणु यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं और क्या बनेगा, H2O का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो उसमें देखते हैं तो इनका जो रेशियो रहता है वो एक निश्चित रेशियो में आएगा। जैसे ये 2:1 के अनुपात में हमें मिल है ना। तो हाइड्रोजन का होता है तो ये हो जाएगा 2 और 8, है ना, इसका 16 होता है तो क्या हो जाएगा, ये 16, तो 2 एकम 2, तो ये 1:8 के अनुपात में होगा। तो इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान, तो 2:16 हो गया, तो ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1:8, यानी कि 1:8 के रेशियो में हमें मिलेगा। तो इसका जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, वो सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, है ना, और एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होता है। तो यही क्या है, आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का देख लीजिए, है ना, क्या होता है, 2 का अनुपात 16 के अनुपात में होगा या 1:8 के अनुपात में होगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर ये इसका भी ले लो, ठीक है, मान के चलो कितना हो रहा है, 1:2 के अनुपात में हमें मिलता है, ठीक है, 1:2 के अनुपात में, यानी कि 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 1, है ना। 12 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 16 दूनी 32, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 4, 3:8 के अनुपात में होगा। ये एक सरल अनुपात यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर उसके वेरिफिकेशन को देख लेते हैं। तो इसके कुछ लिमिटेशन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के। तो क्या है भाई, ये लॉ जो है ना, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड when the compound is obtained by using different isotope the combining element। मतलब यहाँ पर उसके अगर हम आइसोटोप का यूज़ करते हैं, अभी जैसे मैंने कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 और एक 14, तो अभी हम उसके नॉर्मल वाले को ले रहे हैं, अगर उसके आइसोटोप को लेंगे तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये उस केस में काम नहीं करेगा, है ना। ये जो है उसके सामान्य फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म के जो मास है उस पर वर्क करेगा, ना कि उसके आइसोटोप के फॉर्म पे वो वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी। उसके बाद थर्ड जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है आपका जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, है ना। काफ़ी सारे थ्योरीज आए अलग अलग एटॉम के रिगार्डिंग, लेकिन फर्स्ट जो थ्योरी आया था वो आया था आपका 1803 में। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन, इन्होंने 1803 में एक थ्योरी प्रपोज किया जिसे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के नाम से दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि जो मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ एक अविभाजित कण से मिलके बने हुए होते हैं, है ना, विच इज कॉल्ड एटम। मतलब कोई भी पदार्थ आप ले लो, कोई भी एक पदार्थ पिक कर लो, अगर हम उसके पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। और ये जो है इतना स्मॉल होता है कि हम इसे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो हमने एटम के डेफिनेशन में भी देखा था, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, है ना, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, राइट। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
अच्छा, इसको अगर हम और समझे एटम के लिए, तो एटम को हम दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? एटम किसी मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। हम उसको बोल सकते हैं एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर, है ना। जैसे घर बनाने के लिए उसका जो यूनिट होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा ईंट, है ना। वैसे ही किसी पदार्थ के निर्माण के लिए उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाएगा क्या? एटम ही होगा, राइट। तो जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में क्या बताया, है ना। कुछ पॉइंट्स हम वहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई उसके पॉइंट्स? अपने थ्योरी में उन्होंने क्या रखा? तो पहला जो पॉइंट उन्होंने रखा था, ठीक है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम, है ना। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम। तो ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, है ना, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होंगे वो क्या होगा? एटम होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ उन्हीं एटम से मिलकर के बना होता है, ये जो है जॉन डाल्टन ने कहा, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो इंडिवाइजिबल होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ना ही ये उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होते हैं, ये एक छोटा पार्ट है समझ लीजिए, है ना। इन्होंने बोला कि इसे हम नहीं तोड़ सकते, ये काफ़ी छोटा होता है, और ना ही इसे हम बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जो एटम होते हैं वो एक ही तरीके के, यानी कि कोई एलिमेंट होगा, है ना, या जो एटम है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो किसी एलिमेंट में अगर हम देखेंगे तो जो एटम्स होंगे वो एक ही जैसे होंगे, अलग नहीं हो सकते। सच एस अगर मैं सोडियम की बात करूं, है ना, सोडियम एलिमेंट की बात करता हूं, परमाणु क्रमांक 11, ठीक है। तो यहां पर कितने एटम्स होंगे? 11 एटम्स होंगे, राइट। तो जो 11 होंगे वो सभी एक ही तरीके के एटम्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, साइज एक जैसा होगा, मास एक जैसा होगा, है ना, सारा चीज इक्वल होंगे, ठीक है। ये उनका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या था? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, है ना। अगर यहां पर देखेंगे तो ये काफी अच्छा पॉइंट था उनका कि जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं, जैसे अभी सोडियम की बात किया तो इसमें सोडियम में एक ही तरीके के एटम्स है जिनका मास, प्रॉपर्टी, सारा चीज, साइज वगैरह सब एक जैसा था। अगर मैं किसी दूसरे की बात कर लूँ, जैसे मैग्नीशियम की बात करता हूँ, तो मैग्नीशियम जैसे कि 12 है ना, तो यहाँ पर जो 12 परमाणु है वो एक जैसे होंगे, लेकिन सोडियम के परमाणु और मैग्नीशियम के परमाणु दोनों एक जैसे नहीं होंगे। उनका साइज, शेप, है ना, आकार, उसका मास, उसकी प्रॉपर्टी दोनों ही अलग अलग होंगे। यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। उसका मास अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उनका साइज जो है अलग होगा, ठीक है। ये उन्होंने बताया। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट था वो था एटम कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना। अब परमाणु आपस में मिलेंगे और एक अणु यानी कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एटम्स है वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, जो आपस में मिलेंगे और कंपाउंड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सिंपल टाइप के होंगे और इनका रेशियो क्या होगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, राइट। 6 वाला जो पॉइंट था वो था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो एटम है यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हम बात करते हैं तो या तो एटम किसी केमिकल रिएक्शन में अलग हो जाएंगे, या फिर जुड़ जाएगा, या फिर वो रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होगा? बराबर ही होंगे, ठीक है। भले ही उसके साथ जुड़ जाए या वहाँ से निकल जाए, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो दैट इज द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या था कि पहला इनका पॉइंट क्या था, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि जो एटम होते हैं वो किसी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। दूसरा, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे तोड़ा जा सकता है ना। एटम्स आर इंडिविजिबल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। थर्ड था, ये जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही तरीके के एटम से मिलके बने होते हैं, जो आइडेंटिकल होगा, जिसका मास, प्रॉपर्टी, साइज वगैरह सब इक्वल होंगे।
नेक्स्ट तो इनका जो की पॉइंट था वो था कि अलग अलग तरीके के एलिमेंट में उनके जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सच एस सोडियम के एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट का जो एटम है, मैग्नीशियम एलिमेंट का जो एटम है, दोनों ही अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ये एटम आपस में जुड़ेंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। 6 जो प्रॉपर्टी था, यहाँ पर जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो हम देखते हैं कि या तो फिर एटम वहाँ से बाहर निकलते हैं या जुड़ जाते हैं या फिर वो रीअरेंज होते हैं। ठीक है, कि इन सभी केसेस में अगर हम देखें तो एटम क्या है, वहाँ पर सेम है ना, उसमें खास चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, और एटम ही क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो डाल्टन की थ्योरी थी उसका क्या उस समय सिग्निफिकेंट था, क्योंकि डाल्टन ने जो थ्योरी दिया था वो आगे जा कर के चेंज हुआ है, उसको और रिफाइन किया गया है ना। साइंटिस्ट ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट किया। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आने से पहले इसका क्या इंपॉर्टेंस था वो चीज़ें हम देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर उस समय की अगर हम बात करते हैं तो डाल्टन की थ्योरी जब आया था तो उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था, है ना। अगर देखें, ऐसा समझने की कोशिश करें तो उन्होंने ग्राउंड लेवल को क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। सबकी सोच बदल दी थी कि हाँ भाई, एटम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाद में इसी के आधार पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया गया, है ना। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इससे समझने में हेल्प मिला। ठीक है, और इसने जो है मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी, है ना। डाल्टन ने क्या किया, मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी और एटॉमिक संरचना को, स्ट्रक्चर को समझाने में हेल्प मिला, राइट। हालांकि बाद में ये थ्योरी जो है चेंज हुआ और आज हम इसमें नए नए डिस्कवरीज हुई और कुछ चीज़ों को इसमें से बदल दिया गया, जैसे आइसोटोप, है ना। ये उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था मॉडर्न थ्योरी में, जो आप आगे जा कर के पढ़ेंगे। खैर, आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 11th में आप जा कर के पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हो सकता है 10th के सिलेबस में भी हो। ठीक है, आगे की क्लासेस में सारा चीज़ पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, जिसमें आइसोटोप, आइसोबार, ये सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ये चीज़ें जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आया, जो डाल्टन ने सजेस्ट नहीं कर पाए, सब प्रपोज नहीं कर पाए। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटम क्या होते हैं, एटम्स में आयंस होते हैं, आयन क्या होते हैं, है ना, इनके केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूलाज, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून, कीप रीडिंग। जय हिंद।